हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 में आए सारे होमोनिम्स। ये एक नया हॉट फेवरेट टॉपिक है एसएससी का। बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है, सीपीओ में देखा गया है, सीजीएल में देखा गया है, सिलेक्शन पोस्ट में देखा गया है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक से, इसलिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर सिर्फ वोकेबलरी लर्न करने से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे। मैं हमेशा से आपको यही बताती आई हूँ कि स्मार्ट वर्क भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और हमेशा वोकैब के क्वेश्चंस के लिए वोकैब जानना ज़रूरी नहीं होता है। क्वेश्चंस को हम लॉजिकल रीजनिंग से लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और हम ये क्वेश्चंस को ना रीजनिंग से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पॉज करके, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैं आपको मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सिलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द होमोनिम ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड। द फैनन रेस्टेड ऑन द पोप्स शोल्डर ड्यूरिंग मास। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि बस इसमें इतना ही करना था और हम इतना ज़्यादा सोच रहे थे। चारों सेंटेंसेस में फैनन वर्ड को ढूंढने की कोशिश करो। फैनन कहाँ कहाँ लिखा है? फैनन, फैनन, फैनन और फैनन। होमोनिम्स होते क्या हैं? होमोनिम्स होते हैं सेम वर्ड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स। यहाँ पर चारों सेंटेंसेस में 3 जगह होमोनिम एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है। ये हमें कैसे पता लगा? किससे पता लगा कि फैनन जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, और सिर्फ एक जगह ये कैसे है? कैपिटल लेटर्स में है फैनन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आंसर हमारा? सी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने ढूंढना है कि मेन सेंटेंस से अलग हटके फैनन कहाँ पे यूज हुआ है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक हो गई। अब हम क्वेश्चन के थोड़े से मीनिंग पे आते हैं, जानते हैं कि सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है। क्वेश्चंस को, ये जो होमोनिम का टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट करने के लिए आया है। कोई नहीं जानना चाहता कि ये जो अटपटे वर्ड्स हैं, बहुत टीचर्स कह रहे हैं कि यूजलेस वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, कॉमन नहीं है, इनको कैसे अटेम्प्ट करें, अच्छे वर्ड्स नहीं लिए हैं। बट ये टॉपिक सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को और क्वेश्चंस को टैकल करने की स्किल पे आया है। अब इस क्वेश्चन में बिना सेंटेंसेस पढ़े ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, बट अब हम एक बार सेंटेंसेस भी पढ़ते हैं और एक बार देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, द फैनन रेस्टेड ऑन द पोप्स शोल्डर ड्यूरिंग मास। अब ये फैनन क्या होता है? यहाँ पे पोप की बात हो रही है और मास की बात हो रही है। ये क्या बता रहा है कि ये एक रिलीजियस चीज़ है, रिलीजियस है और साथ में चर्च से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये फैनन एक तरह से एक रिलीजियस क्लॉथ होता है जो कि चर्च में यूज होता है। ये पहना जाता है किसी सेरेमनीज के टाइम पर, और पोप पहनते हैं या फिर चर्च में यूज होता है। ठीक है, अब इसका सेंटेंसेस पढ़ते हैं हम बाकी। द थियोलॉजियन लेक्चर्ड ऑन द फैनन्स ओरिजिन इन रोम। अब रोम एक बहुत ही रिलीजियस सिटी है, उनके एंशियंट टाइम से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे भी इसका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट ही है। हो सकता है ये यही बता रहा हो कि ये जो क्लॉथ है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, उन्होंने पहनना कब से शुरू किया। नेक्स्ट, द टेलर स्टिच द एज ऑफ द फैनन केयरफुली। अब टेलर तो कपड़ा ही स्टिच करता है, तो ऑब्वियसली हमें पता है ये एक क्लॉथ है, रिलीजियस क्लॉथ है, वो रिलीजियस क्लॉथ को स्टिच कर रहा है। नेक्स्ट जो कि हमारा डिफरेंट सेंटेंस है। द क्रिटिक एनालाइज्ड फैनन्स थ्योरी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी।
अब देखो यहाँ पे फैनन जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, मतलब कि ये किसी पर्सन की थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, द कार्डिनल वोर द फैनन ओवर हिज चॉसिबल। अब देखो कपड़ा ही तो पहना जाता है वोर, तो यहाँ पे भी एज अ क्लॉथ यूज हो रहा है, तो सिर्फ सी ऑप्शन है जिसमें फैनन का मीनिंग डिफरेंट है, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द medieval oriel window projected elegantly from the chapel wall। अब देखो ओरियल विंडो मतलब यहाँ पे कोई पुराना स्ट्रक्चर की बात हो रही है जिससे कि हम कुछ देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको पहले ओरियल की एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये है ओरियल विंडो। ये कैसे होती है? ये होती है जैसे कि कैसल्स में या ओल्ड बिल्डिंग्स में पुराने स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ओरियल विंडोज, मतलब जो इस तरह के स्ट्रक्चर की विंडोज होती हैं, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कहाँ कहाँ विंडो की फॉर्म में यूज हुआ है और कहाँ अलग तरीके से यूज हुआ है, ठीक है। द प्रीस्ट एडमायर्ड द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द ओरियल, ठीक है, मतलब कि विंडो से ही आती है ना सनलाइट, तो यहाँ पे विंडो है इसका मतलब। नेक्स्ट, द ड्यूक स्टूड बाय द ओरियल गेजिंग एट द कोर्टयार्ड। अगेन वो कोर्टयार्ड को देख पा रहा है कहाँ से? ओरियल से। अगेन यहाँ पे इसका मतलब विंडो है। द टेक्नीशियन एडजस्टेड द फ्रिक्वेंसी ऑन द ओरियल। अब यहाँ पे एक तो फिर से वही टेक्निक है, स्मॉल ओज एंड कैपिटल ओ, आंसर तो यही है। और यहाँ पे ओरियल क्या है? ये कोई डिवाइस है या फिर कोई इक्विपमेंट है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सेट की जा रही है। विंडो की फ्रिक्वेंसी कभी हम सेट नहीं कर सकते, डिवाइसेस की करते हैं, इक्विपमेंट्स की करते हैं। द स्टेन्ड ग्लास ओरियल, अब ये तो विंडो के बारे में बोल सकता है, वॉज रिस्टोर्ड बाय द आर्टिसंस, ठीक है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में सेम मतलब है, स्टेन्ड ग्लास की विंडो थी जिसको आर्टिसंस ठीक कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है हमारा सी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ओरियल का मीनिंग डिफरेंट है, बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट में ओरियल का मीनिंग सेम है, जो कि क्या है? ये विंडो, ठीक है। इसको बे विंडो भी कहते हैं। बे विंडो किससे रिलेटेड है? बे वर्ड रिलेटेड है हमारा व्यू से, व्यू करने से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गार्ड स्टूड इन पाइक फॉर्मेशन अलोंग द कॉजवे। अब देखो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखो, यहाँ पे गार्ड्स खड़े हैं किसी पर्टिकुलर तरह की फॉर्मेशन में, ठीक है। मतलब कि गार्ड्स की बात हो रही है, तो कुछ वॉर वाली सिचुएशन होगी, वेपन से रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि ये जो वर्ड है ये इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। अब एक बार हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं, क्या पता हम कुछ ढूंढ पाए। द एंगलर पुल्ड अ लार्ज पाइक फ्रॉम द आइसी लेक। लेक में से पाइक निकाली गई। अभी हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम आंसर फिगर आउट करेंगे। द रेबेल वॉज पनिश्ड बाय बीइंग प्लेस्ड ऑन द पाइक। पनिशमेंट, वॉर, वेपन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये जो है ये होमोनिम, होमोनिम नहीं हुआ, ये सेम हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, द इन्फेंट्री पाइक स्प्लिट द एनिमीज फ्रंट लाइन। अगेन ये किससे यूज हुआ? अगेन वॉर की सिचुएशन में, वेपन्स के उसमें, गार्ड्स, इन्फेंट्री, ये सब यूज हुआ, तो ये भी सेम कॉन्टेक्स्ट में हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, द पाइक ग्लीम्ड बिसाइड द वेटरन्स आर्मर। वेटरन का आर्मर मतलब कि जिससे जहाँ पे लड़ाई हो रही है उसके अंदर से निकल के वो आर्मर में से, आर्मर क्या होता है? एक वेपन होता है अगेन। तो पाइक और आर्मर यहाँ पे सेम जगह पे सेम तरीके से यूज हुए, अगेन वेपन की फॉर्म में, तो ये भी होमोनिम नहीं हुआ। होमोनिम क्या हुआ? ये हमारा द एंगलर पुल्ड अ लार्ज पाइक फ्रॉम द आईसी लेक, ठीक है। लार्ज पाइक, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डिफरेंट कैसे है। पाइक इसको कहते हैं, ये क्या है? भाला है हमारा। भाले जैसी फॉर्मेशन को, अगर जैसे सेंटेंसेस में लिखा था कि गार्ड्स इस फॉर्मेशन में खड़े थे, भाला नुमा फॉर्मेशन में खड़े थे, तो इसे हम कहते हैं पाइक फॉर्मेशन। और ये जो आईसी लेक से निकली, ये एक फिश होती है, पाइक एक तरह की फिश होती है। तो ये तीन सेंटेंसेस में हमने उसको वेपन से रिलेट किया है, फॉर्मेशन से रिलेट किया है, बट फर्स्ट सेंटेंस में पाइक क्या है? हमारी एक फिश की फॉर्म है, तो ये हमारा डिफरेंट हो गया।
और यही हमारा आंसर हो गया। तो ए पार्ट हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नाइट रेज्ड हिज पॉलड्रोन बिफोर माउंटिंग। अब इसका क्या मतलब है? देखो, नाइट क्या होते हैं? नाइट होते हैं जो लड़ाई करते हैं, जो एक तरह से जो लड़ने वाले लोग होते हैं, योद्धा को कहा जाता है नाइट, ठीक है। तो उसने अपने पॉलड्रोन को आगे किया माउंटिंग से पहले, चढ़ने से पहले, चढ़ाई से पहले उसने अपने पोलड्रोन को रेज किया। अब ये आपको मीनिंग समझ आ गया। अब हम एक बार सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, होमोनिम कहाँ पर है। इससे पहले ये समझ लो कि जो नाइट होता है उसने ये पोलड्रोन क्या है जो उसने ऊपर किया। नाइट नाइट क्या है? योद्धा है। तो योद्धा का ही कोई वेपन होगा, कोई उसने कुछ पहना होगा, ऐसी कोई चीज हो सकती है। तो ये एक तरह से पोलड्रॉन उसकी एक तरह की शील्ड होती है, ठीक है, जो वो अपने बॉडी पे पहनता है खुद को कवर करने के लिए। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ सेम यूजेज है। द ब्लैकस्मिथ पॉलिश द स्टील पोलड्रॉन अंटिल इट ग्लीम्ड। हाँ, ये जो जो शील्ड पहनी होती है उसको पॉलिश किया जा सकता है, तो ये सेम कॉन्टेक्स्ट है, ये नहीं होगा। The art historian admired the engraved pauldron on the of the effigy. एफिजी क्या होता है? एक पुतला होता है। तो आर्ट हिस्टोरियन ने देखा कि उसके ऊपर जो पोलड्रॉन था, एनग्रेव्ड था, मतलब जो उसने पहना हुआ था, वो उसको एडमायर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी सेम है, शील्ड की तरह यूज हुआ है, यहाँ भी शील्ड, यहाँ भी शील्ड। अब नेक्स्ट, the biology student dissected the poldron of the sea slug. Poldron of the sea slug. यहाँ पर पोलड्रॉन एज अ बॉडी स्ट्रक्चर यूज हुआ है, यहाँ पे एज अ शील्ड यूज नहीं हुआ है, वेपन की तरह नहीं यूज हुआ है, बायोलॉजी की फॉर्म में यूज हुआ है। तो कोई भी बिना पोलड्रॉन का मीनिंग जाने यहाँ तक पहुँच सकता है कि ये कॉन्टेक्स्ट अलग है, बाकी सब में चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि हमें सेंटेंस ही बता देता है कि कॉन्टेक्स्ट किस किसके लिए वो यूज हुआ है। हम नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। द म्यूजियम डिस्प्लेड अ 15th सेंचुरी इटालियन पोलड्रॉन। अब देखो, अगेन पुराने ज़माने में ऐसे लड़ाई के और ये सब चीज़ें जो प्रिजर्व की जाती थी, तो कोई भी रिलेट कर सकता है कि इन 3 सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट इससे मैच हो रहा है, और ये जो है जिसमें ये बॉडी पार्ट की तरह बात हो रही है वो अलग है, और यही हमारा आंसर है। अब देखो, ये होता है हमारा पोलड्रॉन। पोलड्रॉन क्या है? जो स्ट्रक्चर हम पहनकर लड़ाई करते हैं, कवच कह सकते हैं, शील्ड कह सकते हैं, वो होता है पोलड्रॉन। तो ये सब हुआ, बट डाइसेक्टेड नहीं हो सकता ना, ये सी स्लग के बॉडी पार्ट की बात हो रही है, तो सी हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Tripos system at Cambridge remains a model of academic rigor. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्राइपोज कैसे यूज हुआ है केम्ब्रिज में, मॉडल ऑफ एकेडमिक रिगोर, मतलब कि कुछ एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होगा, उनके एजुकेशन सिस्टम से या उनके एजुकेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा ना ये चीज़, तो यहाँ पे यही बात हो रही है। अब हम बाकी पढ़ के देखते हैं सेंटेंसेस और ढूंढने की कोशिश करते हैं। द ट्राइपोज The tripos involved oral defense and written module. Again ये education से ही related है कि उसमें written modules हैं और वो oral defense सिखाता है। He broke his tripos into discrete phases of analysis. ठीक है, He broke his tripos into discrete phases of analysis. मतलब अगेन उसकी वो किसी स्टडी की या किसी एजुकेशनल पैटर्न की बात कर रहा है जिसको उसने डिफरेंट फेजेस में एनालाइज किया। ये बात सही है। नेक्स्ट, द सेरेमोनियल ट्राइपोस टूल टॉपल्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिट्यूटर। इसका क्या मतलब है? एक ट्राइपोस 3 स्टैंड वाला एक स्टूल है, यहाँ पे लिखा है ना ट्राइपोस स्टूल, जो कि क्या हुआ? ट्रॉपल। ट्रॉपल मतलब गिर गया। किस टाइम? इन्वेस्टिट्यूटर। इन्वेस्टिट्यूटर एक सेरेमनी होती है जिसमें लोगों को टैग्स दिए जाते हैं, हेड्स दिए जाते हैं, उनको टाइटल्स दिए जाते हैं, उस सेरेमनी को कहते हैं इन्वेस्टिट्यूटर सेरेमनी। आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस में हुई होगी, आप लोगों ने ज़रूर इसको
देखा होगा, विटनेस किया होगा। तो सेरेमोनियल ट्राइपॉड स्टूल है यहाँ पे। बाकी जगह ये एक एजुकेशनल सिस्टम के लिए बोला गया है, एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर पैटर्न स्टडी के लिए है, बट यहाँ पे ये स्टूल है। तो यही हमारा होमोनिम है, सेम वर्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग। आगे भी पढ़ लेते हैं, एक बार लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑल्दो हम अपना आंसर ढूंढ चुके हैं। शी पास द नेचुरल साइंसेस ट्राइपोज विद डिस्टिंक्शन। अगेन एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है सी, द सेरेमोनियल ट्राइपोज टूल टॉपल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिट्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The treatise critiqued the rime in the syntactical arrangement. Rime in the syntactical arrangement of propositions. अब ये क्या बात कर रहा है कि एक ट्रीटी था जिसने क्रिटिकली एनालाइज किया किसको, रीम को, एक अरेंजमेंट में ऑफ जो बहुत सारे उसमें प्रपोजल्स थे, प्रोपोजिशंस मतलब प्रपोजल्स थे, उनको बताने के लिए एक रीम को उन्होंने एनालाइज किया। अब ये रीम क्या होता है? रीम होता है किसी भी तरह की नई इंफॉर्मेशन या फिर ऐसे ही कुछ स्कॉलरली बुक या फिर परफॉर्मा टाइप या पेजेस जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं या एनालाइज कराते हैं। तो ये एक बहुत ही एनालिटिकल सी और एजुकेशनल रिलेटेड टर्म है। ठीक है, अब हम पढ़ के देखते हैं कि कहाँ पे उसको अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है। The linguist isolated the rime in the sentence structure. Again, information और education से related है कहीं ना कहीं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर का रीम, सेंटेंस जो इंफॉर्मेशन दे रहा है अलग, उसको अलग करने की बात हो रही है, तो ये होमोनिम नहीं हुआ। द रीम वॉज प्रोनाउंस्ड विद यूनिक इंटोनेशन इन द टैगलॉग। देखो अब यहाँ पे क्या है, रीम को प्रोनाउंस किया गया यूनिक तरीके से। अगेन टैगलॉन्ग, इंटोनेशन, ये सब हमें बता रहा है कि रीम मतलब जो इंफॉर्मेशन देनी थी, यहाँ पे भी सेम कॉन्टेक्स्ट है तो नहीं हुआ। The ream swam rapidly into the estuarine current. अब यहाँ पे रीम क्या है? रीम तो तैरने लगी। यहाँ तक तो रीम इंफॉर्मेशन थी, स्कॉलरली इंफॉर्मेशन थी, स्कॉलरली बुक को कहते थे, ट्रिटाइस को कहते थे। यहाँ पे क्या हुआ उसको? यहाँ तो वो तैरने लगी, मतलब यहाँ पे ये ज़रूर कोई एक्वेटिक एनिमल है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक फिश होती है, रीम इज़ अ काइंड ऑफ फिश। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया, बट हम नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। द पोएट एम्फेसाइज द रीम फॉर मेट्रिकल इम्पैक्ट। अगेन यहाँ पे भी एजुकेशनल उसमें इंफॉर्मेशन के थ्रू और जानने के लिए यूज़ हो रहा है। तो रीम का मतलब होता है कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, नई इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना। तो न्यू इन्फो एंड एनालिसिस से रिलेटेड होता है हमारा वर्ड रीम। ठीक है, तो ये तीन जगह अलग है, सी पार्ट में ये फिश के लिए यूज हुआ है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी टाइम बाद एक फेमिलियर वर्ड आपको दिखेगा स्क्रीन पर, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का यहाँ पे हमें होमोनिम ढूंढना है। ठीक है, अब देखो कॉम्पैक्ट के दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो कॉम्पैक्ट को हम यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट स्पेस बताने के लिए, और एक हम मिरर के लिए भी यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट मिरर। जो छोटा मिरर, जो मेकअप मिरर होता है ऐसे वाला, ये मिरर जो बहुत फीमेल्स यूज़ करती हैं, अपने बैग्स में रखती हैं, इसे हम कॉम्पैक्ट मिरर कहते हैं। ठीक है, और कॉम्पैक्ट का क्या मतलब होता है? सिकुड़ जाना या फिर छोटा कर देना, या किसी भी चीज़ का शॉर्टन्ड फॉर्म या फिर समराइज्ड फॉर्म को हम कॉम्पैक्ट कहते हैं। कॉम्पैक्ट तरीके से एक्सप्लेन करना या फिर कॉम्पैक्ट बिहेव करना। ठीक है, तो यहाँ भी एक कॉम्पैक्ट मिरर जो है वो यही है कि एक मिरर का छोटी फॉर्म, मिरर की एक कॉम्पैक्ट साइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट का मीनिंग क्या है? शॉर्टन्ड वर्जन, सिकुड़ा हुआ फॉर्म। ठीक है, अब सेंटेंसेस पढ़ के देखते हैं कि होमोनिम कहाँ है। ये तो हमें पता चल गया कि इस सेंटेंस में कॉम्पैक्ट का क्या मतलब है और कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। अब अलग तरीके से कहाँ यूज़ किया वो ही फिगर आउट करना है।
द टीम फॉर्म्ड अ कॉम्पैक्ट डिफेंसिव यूनिट, एक छोटी सी उन्होंने कॉम्पैक्ट सी डिफेंसिव यूनिट बनाई, सेम मीनिंग है, ये होमोनिम नहीं हुआ। ही कॉम्पैक्टेड द सॉइल यूजिंग अ रोलर, उसने सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दिया, रोलर से उसने उसको सिकोड़ दिया, उसने उसको क्रश कर दिया एक तरह से, तो इसको भी यही हुआ कि छोटे फॉर्म में ले आना, तो ये भी हमारा होमोनिम नहीं हुआ। दे साइंड कॉम्पैक्ट टू मेंटेन पीस, ये है हमारा होमोनिम। यहाँ पे कॉम्पैक्ट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? किसी भी असाइनमेंट के लिए या फिर किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी ट्रीटी के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए जो उन्होंने साइन किया, ठीक है। द बुक वॉज रिटन इन अ कॉम्पैक्ट स्टाइल, मतलब शॉर्टन स्टाइल, सिकुड़े हुए तरीके से लिखी हुई थी, तो यही हमारा आंसर हो गया कि कॉम्पैक्ट साइन किया। तो कॉम्पैक्ट के दो मतलब हैं, एक ये कॉम्पैक्ट होता है, जैसे भी कोई ट्रीटी या कोई अग्रीमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट जब साइन होता है तो उसे कहते हैं हम कॉम्पैक्ट। और ये है हमारा मिरर, कॉम्पैक्ट मिरर। और ये किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? कोई भी शॉर्टन्ड वर्जन या फिर किसी भी चीज़ का छोटा वर्जन, स्मॉलर वर्जन एक्सप्लेन करने के लिए है ये वर्ड कॉम्पैक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आर्किटेक्ट डिस्कस्ड द वॉल्ट बीनीथ द कैथेड्रल, ठीक है। कैथेड्रल क्या होता है? चर्च में होता है या फिर कैसल्स और पैलेसेस जो पुराने होते थे उनमें होता है। तो यहाँ पे कैथेड्रल एक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या है? एक तरह से कहीं पे कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे ये अलग तरीके से यूज हुआ है। इसको हम नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। द नोबल्स वर इंटर्ड इन द फैमिली वॉल्ट, एक जगह बनाई हुई है, फैमिली ही जाती है उस जगह में, अगेन ये एक स्ट्रक्चर के लिए यूज हुआ है, ठीक है, कि वहाँ पे नोबल्स को एंटर कराया गया फैमिली वाली जगह पे, तो ये भी हमारा होमोनिम नहीं हुआ। The earthquake cracked the stone vault supporting the nave. अगेन स्टोन वॉल्ट है, अगेन किसके लिए यूज हुआ? स्ट्रक्चर के लिए। कोई भी चीज जो ईंट पत्थर दीवार से रिलेटेड है वो सेम मीनिंग बताएगी, इसलिए वो होमोनिम नहीं होगी। द ट्रेजरी वॉल्ट वॉज सिक्योर्ड विद बायोमेट्रिक लॉक, अगेन ट्रेजरी की वॉल्ट बनाई हुई है, मतलब अगेन ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ईंट पत्थर चीज से जो भी बनी है वो वॉल्ट नहीं है, वो हमारा होमोनिम नहीं है। द जिमनास्ट परफॉर्म्ड अ परफेक्ट वॉल्ट ओवर द हॉर्स, अब यहाँ वॉल्ट का क्या मतलब है? ये वॉल्ट है हमारा कोई भी करतब, कोई भी जिमनास्ट एक्सरसाइज करके दिखा रहा है, ठीक है, परफॉर्म कर रहा है ना, तो मतलब कोई एक्सरसाइज है। यहाँ पर है, ये हमारा होमोनिम है, सेम वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पे वॉल्ट का मतलब है करतब, बाकी जगहों पे वॉल्ट का मतलब है एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। देखो फोटो देखो, ये होते हैं वॉल्ट्स, ये ऐसे ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ना, ये वॉल्ट्स होते हैं। और ये जो जिमनास्ट वॉल्ट परफॉर्म करता है मतलब कोई करतब परफॉर्म करता है, ये होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्टिसन एनग्रेव्ड अ कार्टोश अराउंड द रॉयल नेम। अब देखो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाना खुद से। मैंने आपको, अब आपने 7-8 क्वेश्चंस में ट्रिक देख ली है, क्वेश्चंस को पॉज करके कहीं ना कहीं दिमाग लगाने की, लॉजिकल रीजनिंग लगाने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। द आर्टिसन एनग्रेव्ड अ कार्टोश अराउंड द रॉयल नेम। अब देखो एनग्रेव किस पे किया जाता है? एनग्रेव तो हम दीवारों पर ही करते हैं ना, तो मतलब वॉल्स में कुछ, वॉल्स के अंदर कुछ एनग्रेव्ड है, वॉल्स में बनाया हुआ है या एनग्रेव्ड स्ट्रक्चर है, तो ईंट पत्थर दीवार से रिलेटेड है। अब ऑप्शंस पढ़ो। द पैपिरस बोर अ गोल्डन कॉर्टोश ऑफ द फैरो, मतलब उसका कुछ गोल्डन जो ऐसा कुछ एनग्रेव्ड था वो फैरो लेके चल रहा है, फैरो का जो कुछ एनग्रेव था वो पैपिरस
पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरह से दीवार पे, ये जैसे बोर अ गोल्डन स्ट्रक्चर ना, तो उसके ऊपर बना हुआ है, तो ये अगेन नहीं हुआ। द इजिप्शियन कॉर्टोश एनसर्कल्ड ईच हीरोग्लिफ नेम, अगेन यहाँ पे एनसर्कल्ड है, मतलब कि उसके अंदर बना हुआ है, दीवार में एनग्रेव्ड है, तो ये भी नहीं है। द आर्कियोलॉजिस्ट अनकवर्ड सिल्वर कॉर्टोश, इन्होंने एक सिल्वर कॉर्टोश अनकवर किया, मतलब ये भी कहीं पे अंदर बना हुआ था और उसको दिखाया, ठीक है। अब देखो, ये सब तो क्या थे, ये ऐसी चीजें थी जो जो कि किससे रिलेटेड थी, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं कि टफ हो सकता है सोचने में, इसमें भी रीजनिंग ही लगेगी, बट थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, थोड़ी सी ज़्यादा डीप इन डेप्थ लगेगी, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं कुछ बन रहा है, या कम एक ऑप्शन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो कि completely डिफरेंट होगा, ठीक है। The sculptor carved a cortege of floral motifs for the ceiling. अब एक यहाँ पे क्या था कि दीवारों में या आर्किटेक्चरल चीजों में कुछ बना हुआ था, यहाँ पे स्कल्पचर ने एक डेकोरेटिव सी चीज बनाई है, एक डेकोरेटिव स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, फ्लोरल मोटिव्स का सीलिंग के लिए, ठीक है। तो ये एक डेकोरेटिव स्ट्रक्चर है जो स्कल्पचर ने बनाया, यहाँ पे ये सब आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स थे, यहाँ पे ये डेकोरेटिव स्ट्रक्चर है। इस क्वेश्चन के लिए मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि ये सब आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, दीवारों में, कैसल्स में, उसमें एनग्रेव्ड है, बट ये स्कल्पटर एक डेकोरेटिव आइटम बना रहा है, तो ये हमारा होमोनिम है, ठीक है। इसका मीनिंग आपको डिक्शनरी में अलग से नहीं दिखेगा, ठीक है, जैसे बाकी वर्ड्स का दिखेगा। पाइक, पाइक का दिखेगा कि पाइक एक वेपन होता है, फॉर्मेशन हो सकती है और फिश होती है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में आपको मीनिंग नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये होता है जैसे कि कुछ अंदर एनग्रेव्ड हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कॉर्टूश का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही टुक द करेंट रूट टू अवॉइड डिलेज। अब देखो, सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करके देखना ज़रूर। करेंट के मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है, एक वाटर के फ्लो वाला होता है, और एक और कौन सा होता है, प्रेजेंट। करंट मतलब प्रेजेंट, करंट अफेयर्स होते हैं ना जो अभी इस टाइम चल रहे हैं वो। अब इस क्वेश्चन में देखो कि कौन से तरह का करंट को कहाँ यूज़ किया। ही टुक द करंट रूट, मतलब वही इसने प्रेजेंट वाला रूट लिया, अभी जो रूट है डिले अवॉइड करने के लिए। द करंट वॉज अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग नियर द ब्रिज, ये ब्रिज के पास है, मतलब कोई वाटर के फ्लो की बात हो सकती है ना। अगला देखो, इसका कॉन्टेक्स्ट और इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, यही हमारा होमोनिम है, बट हम फिर भी बाकी ऑप्शंस देखेंगे। द रिपोर्ट डिस्कस द करेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, करेंट मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। शी अडाप्टेड टू करेंट फैशन क्विकली, प्रेजेंट फैशन, अभी जो चल रहा है ये वो वाला करंट है। ही रेड करंट इवेंट्स बिफोर द एग्जाम, ये भी प्रेजेंट वाला करंट है। तो ये तीनों का कॉन्टेक्स्ट तो सेम है, इसके वाला और ये वाला है वाटर के फ्लो वाला, और एक तीसरा भी होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो वाला भी करंट होता है। यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The bishop condemned the act as simony, citing canonical law. अब देखो सिमनी क्या होता है, चर्च की एक्टिविटी होती है एक तरह की, जिसमें क्या होता है कि चर्च की जो रिलीजियस पोजीशंस होती हैं, या चर्च से आशीर्वाद को या चर्च की ब्लेसिंग्स को खरीदा जाता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, दान देते हैं, बाद में चाहे वो दान चोरी हो जाए वो एक अलग बात है, बट हम भी यहाँ पे दान देते हैं ताकि हमें ब्लेसिंग्स मिले। और दान देने के भी मंदिरों में भी तरीके होते हैं ना, कि अनाउंस किया जाता है या फिर उनके नाम का कुछ बनवाया जाता है। रिलीजियस प्लेसेस पे जो लोग होते हैं वो दान देते हैं, वैसे ही चर्चेस में भी लोग दान देते हैं, या तो
ऐसे भी करते हैं कि जैसे कोई कोई दान देता है, ज़्यादा दान देता है, तो उसको ट्रस्टी बना देते हैं मंदिर का, उससे डिसीजंस के बारे में पूछा जाता है। तो वैसे ही सिमनी भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि हम ब्लेसिंग्स को या पोजीशंस को, चर्च की पोजीशंस को खरीदते या बेचते हैं, ठीक है। हम उसको अपने लिए लेते हैं, जैसे कि मंदिरों में भी होता है, ठीक है। वही एक एक्टिविटी है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ ये चर्च से रिलेट कर रहे हैं, रिलीजियस ब्लेसिंग्स या पोजीशन को की बात हो रही है। उसके बाद हम अपना आंसर फिगर आउट करेंगे। द प्रीचर वॉज अक्यूज ऑफ सिमनी फॉर चार्जिंग फॉर ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स की बात हो रही है। प्रीचर, सिमनी यहाँ पे सेम चर्च से रिलेटेड है, गलत हो गया, गलत हो गया मतलब सेम मीनिंग है, होमोनिम नहीं हुआ। द कोर्ट इक्वेटेड द इंडल्जेंस सेलिंग विद सिमनी, सेलिंग विद सिमनी मैंने बताया था ना, यहाँ पे जो सिमनी है उसको खरीदने या बेचने की बात होती है, ठीक है। खरीदने या बेचने से रिलेटेड है सेलिंग विद सिमनी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। द alchemist failed to explain the simony in his formula, सिमनी मतलब कि वो अपने फॉर्मूलाज के अंदर जो सिमिलैरिटी थी या एक तरह से एक सीक्वेंस था, रिदम थी, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ पे दूर दूर तक चर्च का या ब्लेसिंग्स का या पोजीशंस को लेने का ऐसा कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल अलग है, बाकी सबका कॉन्टेक्स्ट सेम है। द सिमनी वॉज रैम्पेंट इन मिडीवियल एस्टिटिकल कोड्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि पुराने टाइम के जो एस्टिलिकल कोड्स होते थे वहाँ पर सिमनी बहुत ही कॉमन था, मतलब पैसे देकर ऐसी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको खरीदा या बेचा जाता था। तो ये हमारा आंसर है सी पार्ट, ठीक है। ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंशियंट स्कॉन्स हेल्ड फ्लिकरिंग टॉर्च अलोंग द कॉरिडोर। अब देखो, फ्लिकरिंग टॉर्च है, एंशियंट स्कॉन्स है, जिससे कि एक टॉर्च निकल रही है कॉरिडोर के अंदर। तो मैं आपको पहले मीनिंग बता देती हूँ, वैसे आप ढूंढ भी पाएंगे मीनिंग खुद से, वैसे तो आप खुद ही ढूंढ पाओगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान दो कि कौन से सेंटेंस में एज नाउन यूज हो रहा है और कौन से सेंटेंस में एज वर्ब यूज हो रहा है, अपने आप पता चल जाएगा। एक ही सेंटेंस है जिसमें वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो डिफरेंट तरीके से यूज हो रहा होगा, तो वो हमारा होमोनिम हो जाएगा। द थीव स्मैश द वॉल स्कॉन्स एंड फ्लेड, जैसे यहाँ पे एक स्कॉन्स था जो कि कॉरिडोर में लगा हुआ था, वैसे ही ये वॉल पे लगा हुआ है, और यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है, तो ये तो हमारा होमोनिम नहीं हुआ। द स्टूडेंट वॉज स्कॉन्स्ड फॉर वायलेटिंग ट्रेडिशन, यहाँ पर उसको स्कॉन्स किया गया है, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो, द ब्रॉन्ज स्कोन्स वॉज इनग्रेव्ड विद फ्लोरल मोटिव्स, अगेन ये कोई कहीं पे लगा हुआ है, कोई स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो ये भी सेम है, नाउन की तरह यूज हुआ है। द हॉलवे फीचर्ड अ न्यू एलईडी स्कॉन्स, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे भी वो हॉलवे के अंदर लगा हुआ है, कोई चीज लगी हुई है। तीनों में क्या है, नाउन, यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन। मतलब ना भी बताओ, मैं अभी आपको मतलब बताती हूँ, बट अगर मतलब ना भी बताओ तो हम यहाँ तक पहुँच गए ना, यहाँ पे वर्ब है, बाकी सब में नाउन है, ठीक है। अब देखो, स्कॉन्स का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। स्कॉन्स का मीनिंग होता है जिसको आप आम भाषा में बल्ब होल्डर कहते हो, या फिर उसको टॉर्च होल्डर कह सकते हैं। इन होल्डर्स के अंदर टॉर्च लगती है, एलईडी लगती है, ठीक है वो। और ये स्कॉन्स कौन सा है जो वर्ब की तरह यूज हुआ है, टू स्कोल्ड समवन, ठीक है। ये मीनिंग है हमारा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द monk meditated beneath the ancient corbel protruding from the chapel wall,
अब देखो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है। यहाँ पे एक मॉन्क है जो कि मेडिटेट कर रहा है एक एंशियंट कॉर्बेल के नीचे। कॉर्बेल क्या है यहाँ पे, जो शपेल की वॉल है। शपेल एक रिलीजियस प्लेस होता है, जैसे मंदिरों का एरिया होता है, चर्चेस का होता है, मोनास्ट्रीज का हो सकता है, वो एरिया है। वो एक वॉल है जिसमें से कि प्रोट्रूड करना का क्या मतलब होता है, बाहर की तरफ निकलना। वहां से एक कॉर्बेल निकल रहा है। कॉर्बेल क्या होता है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है कि एक दीवार है और उसके बाहर एक एक स्टोन जैसा एरिया निकल रहा है, स्टोन जैसी स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके ऊपर वो जो मॉन्क है वो बैठा हुआ है और मेडिटेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कॉर्बेल का मतलब आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। ये एक तरह का क्या है, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो सेन हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। द कॉर्बेल क्रैक्ड अंडर द वेट ऑफ द वोल्टेड स्टोन। मतलब ये भी किसी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकता है, क्योंकि ये वोल्टेड स्टोन जो है, जो वोल्टेड स्टोन क्या होता है, वोल्ट हमने अभी पढ़ा था ना, ऐसा स्ट्रक्चर, डोम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये इसके वेट की वजह से जो कॉर्बेल है, कोई आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, वो टूट रहा है। तो यहाँ भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, यहाँ भी, तो ये हमारा होमोनिम नहीं है। The corbel was adorned with grotesques typical of Gothic style। अब देखो यहाँ पे भी क्या है कि टिपिकल स्ट्रक्चर है गॉथिक स्टाइल का। गॉथिक स्टाइल एक एंशियंट रोमन या फिर यूरोपियन आर्किटेक्चरल का पार्ट है, जिसमें कि कॉर्बेल को सजा रखा था सुंदर तरीके से। ग्रोटेस्क मतलब सुंदर तरीके से सजा रखा था कॉर्बेल को, ठीक है। यहाँ भी ये क्या हुआ, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर हुआ, तो ये हमारा होमोनिम नहीं है। द स्कॉलर एक्सप्लेन द पॉलिटिकल कॉर्बेल इन मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है जिसकी बात हो रही है, और ये पॉलिटिकल कॉर्बेल है, मतलब कि एक तरह से उसको एज अ सिमिली या मेटाफर यूज किया गया है। यहाँ पे जो कॉर्बेल है उसका मीनिंग लिटरली आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि हमारा मेन सेंटेंस में है। पर हम फिर भी नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द मेजन रिस्टोर्ड, मतलब जो मजदूर था, जो काम करने वाला इंसान था, उसने डैमेज को ठीक किया, डैमेज स्टोन कॉर्बेल को रिपेयर किया लास्ट ईयर, ठीक है। यहाँ भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर हो गया ये पॉलिटिकल कॉर्बेल वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो मीनिंग है वो डायरेक्टली आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर से कन्वे नहीं हो रहा है। अब देखो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हर जो होमोनिम के क्वेश्चन है वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नहीं जाते। जैसे कि पाइप वाला क्वेश्चन, कि पाइप के दो मीनिंग होते हैं, एक भाला जिसे पाइप कहते हैं जो एक वेपन है, और दूसरा पाइक एक फिश होती है। ऐसे ही रीम के भी दो मीनिंग्स होते हैं। बट यहाँ पर ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नहीं है, बट ये सेंटेंस कैसे है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत क्वेश्चंस हमें आगे दिखने वाले हैं, जिसमें कि डिक्शनरी का एक्सेप्टेड मीनिंग नहीं है। पॉलिटिकल कॉर्बेल कोई डिक्शनरी में नहीं मिलेगा आपको, बट सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ये एज अ होमोनिम यूज हुआ है। इट इज अ सेम वर्ड बट विद अ डिफरेंट मीनिंग। बाकी तीनों में मीनिंग सेंस में सेम जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नोबलमैन रिसीव्ड अ सेरेमोनियल फी फ्रॉम द सोवरेन। अब देखो ये कोई नोबलमैन है, जैसे पुराने टाइम में बड़े लोग होते थे, उसको सेरेमोनियल मतलब कि कोई ट्रेडिशनल या पुरानी परंपराओं से चलता हुआ उसको वो ग्रांट मिला फ्रॉम द सोवरेन। सोवरेन मतलब लोग, वहाँ के लोकल लोग। अब फीफ का क्या मतलब है, फीफ का मतलब होता है लैंड ग्रांट। क्या मिला, लैंड ग्रांट मिला लोगों से, ठीक है। ये क्या होता है, लैंड ग्रांट होता है या गिफ्ट होता है जो जनरली किसको दिया जाता है, किंग्स को या फिर लॉर्ड्स को या फिर नोबलमैन्स को। किस लिए दिया जाता है इनको, कि एक परंपराओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली फीफ का मतलब है लैंड से रिलेटेड। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे मीनिंग डिफरेंट है। द फार्मर लीज द फीफ टू अ लोकल टेनेंट। अब यहाँ पे फार्मर ने लैंड को ही तो लीज करते हैं ना, तो लीज किया है एक टेनेंट को, तो ये लैंड ही है यहाँ पे, मतलब तो ये अलग हो गया।
द लॉ स्टूडेंट कंफ्यूज्ड फीफ विद डीड ट्रांसफर। एक होता है लैंड ट्रांसफर, एक होता है डीड ट्रांसफर। तो यहाँ पे एक लॉ स्टूडेंट था जिसको कि लैंड ट्रांसफर करना था, उसने उसकी जगह क्या कर दिया, कंफ्यूज होके डीड ट्रांसफर। तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही है, लैंड से रिलेटेड। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। द इंजीनियर कैलिब्रेटेड द हाइड्रोलिक फीफ फॉर फ्लो कंट्रोल। यहाँ पर ये हाइड्रोलिक कोई लैंड नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक ये इंजीनियरिंग टेक्निकल टर्म है जिसमें ये क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई इक्विपमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द आर्काइव रिकॉर्डेड द ट्रांसफर ऑफ फीफ इन लैटिन। अब यहाँ पे आर्काइव्स ने लैंड का जो ट्रांसफर है, यहाँ पे लैंड सूटेबल बैठ रहा है, लैंड का जो ट्रांसफर है उसको रिकॉर्ड किया हुआ है लैटिन लैंग्वेज में। तो ये भी हमारा लैंड से रिलेट कर पा रहे हैं हम। सिर्फ यही ऑप्शन है जिसमें लैंड सूटेबल नहीं बैठ रहा है, और फीफ का यहाँ पे मतलब है कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिशप वोर अ माइत्र एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड थ्रेड। अब ये बिशप, चर्च, शपेल, ऑल्टर, ये सब जो वर्ड्स है ना, ये आपको बहुत ध्यान रखने हैं। कार्डिनल, कार्डिनल क्या होता है, चीफ होता है किसका, चर्च का। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये चर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस पूरे, जो एक तरह से होमोनिम के मोस्ट क्वेश्चंस का थीम था CGL 2025 में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वोकैबुलरी बहुत यूज होगी क्वेश्चंस में। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस पढ़कर हमें क्या समझ आ रहा है कि जो बिशप है, जो प्रीस्ट, हेड प्रीस्ट होता है चर्च का, उसने माइत्र पहना हुआ है जिसमें गोल्ड थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड है। मतलब हमें ये पता चल रहा है ये कोई वियरेबल चीज है, ये कोई पहनने की चीज है। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस देखो। द वेल्डर फिटेड अ स्टील माइत्र जॉइंट एट अ 45 डिग्री एंगल। अब यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये कोई पहनने की चीज़ नहीं हो सकती, ये कोई ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, स्टील ऑब्जेक्ट वो बनाया जा रहा है एक पर्टिकुलर एंगल पे जॉइन करके। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है, बट हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। द कार्डिनल स्माइत्र वॉज ट्रिम्ड इन क्रिम्सन। क्रिम्सन क्या होता है, रेड कलर के लिए कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कार्डिनल भी चर्च का हेड होता है, चर्च के लीडर को कहा जाता है, सुप्रीम लीडर को, रिलीजियस लीडर को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसने भी कोई चीज़ पहनी हुई है, तो यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट लगभग सेम है, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। द प्रोसेशन डिस्प्लेड एन एंशिएंट माइट इन अ ग्लास केस। अब प्रोसेशन किसका होता है, रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जुलूस निकालना, प्रोसेशंस निकालना। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी एंशियंट उससे रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो सेम कॉन्टेक्स्ट जाएगा, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। द चिल्ड्रन एडमायर्ड द स्पार्कलिंग माइत्र ऑन द ऑल्टर। अब चिल्ड्रन ने क्या किया, एडमायर किया स्पार्कलिंग माइत्र ऑन द ऑल्टर। ऑल्टर फिर से हमें चर्च से रिलेट कर रहा है सेंटेंस को, तो कोई जो पहनने की चीज़ है वो स्पार्कलिंग भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया। तो सिर्फ एक हमारा ऑप्शन ए बचा जिसमें कि माइत्र किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, कोई चीज बनाई जा रही है स्टील की, इक्विपमेंट या फिर ऑब्जेक्ट के, वो है। अब मैं माइत्र का आपको मीनिंग बता देती हूँ। ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया एलिमिनेशन से, उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें मीनिंग नहीं पता सेंटेंस का, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब पर माइत्र का मतलब होता है एक पॉइंटेड सेरेमोनियल कैप, जो कि कैसी है, जो कि वहाँ के धर्म गुरु, यानी कि जो वहाँ के रिलीजियस लीडर्स हैं, पोप्स हैं, फादर्स हैं, बिशप्स हैं, कार्डिनल्स हैं चर्च के, वो पहनते हैं। ये एक तरह से एक सेरेमोनियल कैप होती है पॉइंटेड सी, और वो पहनी जाती है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया तीनों ऑप्शंस जो कि सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, और ए पार्ट जिसमें माइत्र का मीनिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लेरिक wore a silk amice over his alb during the liturgy। अब देखो एमिस क्या होता है,
सिल्क है तो हमें पता है कोई कपड़े की बात हो रही है। ये एक वाइट लिनन क्लॉथ होता है, ठीक है, जिसको पहना जाता है किसी भी सेरेमोनियल एक्टिविटी या प्रेयर्स के टाइम पे। ठीक है, अब देखो हम जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, पढ़ के देखते हैं। द ऑल्टार सर्वर रिट्रीव द एमिस फ्रॉम द वेस्ट्री। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्योर तरीके का क्लॉथ माना जाता है, ठीक है। द ऑल्टार सर्वर रिट्रीव द एमिस फ्रॉम द वेस्ट्री, मतलब उसने एमिस को रिट्रीव किया वेस्ट्री से। ऑल्टार, ऑल्टार वर्ड मैंने अभी बताया था ना, चर्च से रिलेटेड है। वेस्ट्री एक चर्च का एरिया होता है जहाँ पे सामान जो है वो रखा जाता है, ऐसा जो प्योर सामान है या फिर जो उनके रिलीजन से रिलेटेड सामान है वो लोग वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो ये उन्होंने रिट्रीव किया उस एमएस को, वाइट लिनन क्लॉथ को, वेस्ट्री से। ये ऑप्शन हट गया। द नॉवेलिस्ट डिस्क्राइब्ड हर प्रोटैगनिस्ट स्कार्फ एज एन एमिस। यहाँ पे उसको फिर से सिमिली या मेटाफर की तरह लिया गया है, बट ये एमिस यहाँ पे एमिस नहीं है, ये लिटरली वाइट लिनन क्लॉथ नहीं है वो प्योरिटी के सिंबल वाला चर्च वाला, उसको सिर्फ उस तरीके से लिया गया है। बट अभी हम और ऑप्शंस पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आंसर होगा। द बिशप एडजस्टेड द एमिस बिफोर द ब्लेसिंग। अब बिशप है, उसने एमिस को एडजस्ट किया, मतलब कि वही वाइट लिनन क्लॉथ की बात हो रही है। ऑप्शन डिस्क्वालीफाइड। द एमिस वॉज एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड थ्रेड। अब ये जो वाइट लिनन क्लॉथ है इसको यहाँ पे क्या किया, एम्ब्रॉयडर किया गया है गोल्ड थ्रेड से, तो ये भी सेम कॉन्टेक्स्ट है। बट ये जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जो कि हमारा आंसर भी है, हमने अभी आइडेंटिफाई किया, इसमें प्रोटैगनिस्ट के स्कार्फ को एज एन एमिस ट्रीट किया जा रहा है। मैंने अभी आपको पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी अगर किसी चीज को सिमिली या मेटाफर के थ्रू लिया गया है, डायरेक्ट डिक्शनरी मीनिंग के थ्रू नहीं बन रहा होमोनिम, बट अगर कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, वर्ड सेम रह रहा है, तो भी क्या होगा, वो हमारा होमोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा होमोनिम है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिलिका वाज रिनाउंड फॉर इट्स एक्विस्टिक्स एंड प्रोपोर्शंस। बेसिलिका जो है उसको बहुत माना जाता है एक्विस्टिक। एक्विस्टिक वर्ड किससे रिलेटेड है, एक्विस्टिक एक तरह का गिटार होता है, ये किससे रिलेटेड है, म्यूजिकल साउंड्स से रिलेटेड है। ठीक है, म्यूजिकल साउंड्स कह सकते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ें कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है ये कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंशियंट म्यूजिक की बात हो रही है कि जो बेसिलिका था वो किसके लिए फेमस था, अपनी म्यूजिकल साउंड के लिए और अपनी प्रोपोर्शंस के लिए, मतलब कितनी साउंड है, कैसी साउंड है, उस चीज़ के लिए। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट अनकवर्ड द फाउंडेशंस ऑफ अ रोमन बेसिलिका। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अनकवर किया, अगेन यहाँ पे भी एंशियंट टाइम की बात हो रही है, रोमन म्यूजिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसके फाउंडेशन की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं सेम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट ऑप्शन में, द म्यूजिशियन कंपोज्ड एन ऑडिटोरियो फॉर परफॉर्मेंस इन द बेसिलिका। यहाँ पे भी म्यूजिक से रिलेटेड बात हो गई ना, और परफॉर्मेंस की बात हो गई, तो यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट सेम चला गया। अब नेक्स्ट देखो, द बॉटनिस्ट कैटलॉग्ड अ रेयर बेसिलिका विद सेरेटेड लीव्स। अब देखो यहाँ पर लीव्स की बात हो गई। बॉटनिस्ट क्या होता है, बॉटनिस्ट होता है प्लांट साइंटिस्ट। तो यहाँ पे रेयर बेसिलिका क्या है, यहाँ पर रेयर बेसिलिका एक प्लांट है जिसकी बहुत ही नोकीली एंड्स पे पत्तियां हैं। सेरेटेड लीव्स मतलब उनके नोकीले एंड्स पे पत्तियां हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग है किसका, ऑप्शन सी का। यहाँ पर बेसिलिका दूर दूर तक म्यूजिक से, एंशियंट कल्चर से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है, तो यही हमारा होमोनिम है। बट हम नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। पिलग्रिम्स गैदर्ड इनसाइड द एंशियंट बेसिलिका एट डस्क। अब यहाँ पर भी क्या है, बेसिलिका एक एंशियंट उससे रिलेट किया गया है,
पिलग्रिम्स हैं, रिलीजन से रिलेटेड है और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं म्यूजिक से रिलेटेड है। तो ये क्या हो गया हमारा एलिमिनेट। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द choir began the introit at the priest's signal। अब ये ना थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इसको बिना ऑप्शन, बिना मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग जाने करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमारा लॉजिक से ज़्यादा थोड़े सी नॉलेज का यूज़ होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, इंट्रॉइट का मीनिंग होता है चर्च सर्विस का ओपनिंग हिम क्या होता है, ओपनिंग सॉन्ग होता है। तो चर्च की सर्विस, जैसे हर संडे को चर्च में सर्विस दी जाती है, वहाँ पे प्रेयर होती है, प्रेयर मीट्स होती हैं, तो वहाँ पर जो पहला जो हिम, जिसको हम प्रेयर कह सकते हैं या पोएम कह सकते हैं, वो जो बोली जाती है उसे इंट्रोइट कहते हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा ना, इस क्वेश्चन को आप सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब ऑप्शंस देखो। द चाइल्ड sang द इंट्रोइट ड्यूरिंग द इंटरमिशन। एक बच्चे ने वो गाया इंटरमिशन के टाइम पर। अभी सिर्फ ऑप्शंस पढ़ो। द इंट्रोइट वॉज रिप्लेस्ड बाय एन ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन। मतलब कि पहले इंट्रोइट को गाया जाता था, अब उसकी जगह एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो कि इम्प्रोवाइज कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, इंट्रोइट नहीं गाते हैं। तो ये भी मीनिंग सेम है। आगे पढ़ते हैं। द मिसल इंक्लूडेड लैटिन टेक्स्ट फॉर द इंट्रोइट। अब मिसल एक स्ट्रक्चर है लैटिन टाइम का, जिन्होंने लैटिन टेक्स्ट इंक्लूड किया है इंट्रोइट में, जो प्रेयर है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है द कैंटोर रिहर्स द संडे इंट्रोइट। कैंटोर ने क्या किया है, संडे इंट्रोइट, संडे को मैंने बताया ना सर्विसेज संडे को दी जाती हैं, तो कैंटोर भी क्या है, चर्च में जो सर्विस देते हैं, चर्च में जो काम करते हैं उनसे रिलेटेड है। उन्होंने प्रैक्टिस की संडे के इंट्रोइट की, ये जो सर्विस के टाइम पे हिम गाया जाता है उसकी। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, बट डिफरेंस कहाँ है, यहाँ। बहुत सारे लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, इसमें नॉलेज की भी ज़रूरत थी, लॉजिकल रीजनिंग की भी ज़रूरत थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी। क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है चाइल्ड sang द इंट्रोइट ड्यूरिंग द इंटरमिशन। इंटरमिशन तो कब होता है, मिड में होता है ना, और हमने यहाँ पे क्या देखा, इंट्रोइट होता है ओपनिंग हिम। और यही इंटरमिशन वर्ड जो है इस पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देता है, और हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिलोसोफर साइटेड अ रेयर अपोरिया इन द टेक्स्ट। फिलोसोफर को क्या मिला, एक बहुत ही रेयर सी कंफ्यूजन मिली, या फिर क्या मिली, स्टेट ऑफ डाउट मिला टेक्स्ट के अंदर। अपोरिया का मीनिंग होता है कंफ्यूजन या डाउट से रिलेटेड। द रीडर एनकाउंटर्ड एपोरिया इन द प्लेटोनिक डायलॉग। रीडर को क्या मिला, एपोरिया, मतलब रीडर को भी क्या फेस करनी पड़ी, कंफ्यूजन फेस करनी पड़ी। यहाँ भी कंफ्यूजन वर्ड सूटेबल है तो ये नहीं है। द क्रिटिक इंटरप्रेटेड अपोरिया एज अ पोएटिक डिवाइस। ये जो स्टेट ऑफ डाउट है या जो कंफ्यूजन है उसको एक पोएटिक डिवाइस की तरह इंटरप्रेट किया गया, जताया गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन देखते हैं। द अपोरिया इंडिकेटेड अ कॉन्ट्रडिक्शन इन लॉजिक। मतलब जो डाउट था या जो कंफ्यूजन थी उसने क्या इंडिकेट किया, लॉजिक में इन कॉन्ट्राडिक्शन, लॉजिक में डिफरेंसेस। तो ये और ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया। द इंजीनियर मेजर्ड द ब्रिड्ज अपोरिया इन मिलीमीटर। यहाँ पर मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मेजरमेंट स्केल की, ब्रिज के मेजरमेंट की बात हो रही है जिसको मिलीमीटर में नापा गया। यहाँ पर मीनिंग कंफ्यूजन नहीं है, डाउट नहीं है, और यही हमारा आंसर। अगर आप ऐसे पढ़ने की कोशिश करते बिना मीनिंग के तो भी आप आइडेंटिफाई कर पाते कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, गर्ल्स बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द स्पीकर्स वॉइस हैड अ सूदिंग बेस क्वालिटी। अब इसको लिखते BASS है, बट इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बेस की तरह। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेस का मतलब हम सबको पता है क्या होता है। बेस का मतलब, बेस का मतलब होता है डीप लो पिच्ड साउंड। डीप लो पिच साउंड को कहा जाता है बेस। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। द फिशरमैन कॉट अ लार्ज सी बेस, अभी सिर्फ पढ़ते हैं। द बेस गिटार वॉज आउट ऑफ ट्यून, दे हर्ड बेस नोट्स फ्रॉम द जैज क्लब, ही एडजस्टेड द बेस सेटिंग ऑन द स्टीरियो। म्यूजिक की साउंड से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड, सी बेस यहाँ पे क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, इसमें हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉन्क रेस्टेड नियर द क्लॉइस्टर्स एम्बुलेटरी। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मॉन्क की बात हो रही है, जो कि क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। क्लॉइस्टर, क्लॉइस्टर क्या है, चर्च का ही पार्ट होता है, रिलीजियस बिल्डिंग का पार्ट होता है। उसमें क्या होता है, क्लॉइस्टर का जो रास्ता है इसको हॉलवे बोलते हैं। बट अगर आपको मीनिंग में नहीं भी बताती, अभी हम ये सोच के चलते हैं कि हमें हॉलवे नहीं पता, तो इस क्वेश्चन में अगर मॉन्क जो है वो रेस्ट कर रहा है चर्च के एरिया में, हम ये मान के चलते हैं। मॉन्क वर्ड आ गया तो हम इसको चर्च रिलेटेड ज़रूर मानेंगे, चर्च रिलेटेड ऑप्शंस को ज़रूर ध्यान से देखेंगे। द आर्किटेक्ट डिज़ाइन द एम्बुलेटरी अराउंड द एप्से। अब ये भी क्या हुआ, ये भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और ये ऑप्शन भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो गया, डिस्क्वालीफाई कर दो। अब नीचे से आते हैं। द रेलिक्स वर डिस्प्लेड अलोंग द गॉथिक एम्बुलेटरी। अब गॉथिक मैंने आपको बताया था एंशियंट रोमन और यूरोपियन कल्चर से रिलेटेड वर्ड है, उनका जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था गॉथिक स्टाइल, उससे रिलेटेड है। तो ये क्या है, ये भी सेम मीनिंग है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। द टूरिस्ट स्ट्रोल्ड द एम्बुलेटरी ऑफ द कैथेड्रल। कैथेड्रल भी क्या होता है, उनके चर्च को ही कहते हैं, चर्च के एरिया के पार्ट को ही कहते हैं। तो यहाँ पर भी चर्च कॉन्टेक्स्ट है, इसको भी डिस्क्वालीफाई कर दो। अब देखो, द हॉस्पिटल्स एम्बुलेटरी वाज अपग्रेडेड विद ऑक्सीजन पोर्ट। अब यहाँ तीनों में चर्च और एंशियंट बिल्डिंग से रिलेटेड था, यहाँ पे हॉस्पिटल की एम्बुलेटरी की बात हो रही है। अब हॉस्पिटल की एम्बुलेटरी का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज दी जाती हैं उस एरिया को एम्बुलेटरी कहते हैं। तो यहाँ पे एम्बुलेटरी ये नहीं है जो मीनिंग्स बाकी तीन सेंटेंस में है, इसलिए ये हमारा आंसर है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। हॉस्पिटल की एम्बुलेटरी होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज, और बाकी एम्बुलेटरी होती है जो ये चर्चेज में और पुरानी बिल्डिंग्स में जो हॉलवेज होते हैं, वॉकवेज होते हैं जिनमें चलते हैं, या फिर हॉल्स होते हैं जिनमें बैठते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया और आंसर भी हमने ढूंढ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। रिंग का मतलब हम क्लास 2 से जानते आ रहे हैं कि पहनने वाली रिंग होती है। ठीक है, फिर भी इसमें अलग क्या है वो देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करके अपने आप अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हो। लिटरली अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पढ़ते ही समझ आ जाएगा। यहाँ पे रिंग की बात हो रही है, ठीक है, जो किसी ने पहनी हुई है। द फोन स्टार्टेड टू रिंग ड्यूरिंग द मीटिंग। यहाँ पे फोन बजने लगा, फोन की रिंगिंग की बात हो रही है, फोन के बेल की बात हो रही है। यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, बट आगे पढ़ते हैं। शी शोड हिम हर एंगेजमेंट रिंग, रिंग हो गई। द रिंग ऑफ फायर सराउंडेड द कैंप। अब यहाँ पे रिंग ऑफ फायर है, बट रिंग ऑफ फायर भी तो गोली होती है, ऐसे मान के चलो। द डांस इन अ सर्कल फॉर्मिंग अ रिंग, रिंग बना ली फिर से। तो ये सब ऑप्शंस क्या हैं, ये वो रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, जो गोल स्ट्रक्चर होता है रिंग का, उससे रिलेटेड है। बट ये क्या है, एब्सोल्युटली डिफरेंट, जिसमें कि फोन की बेल बज रही है। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतने सिंपल क्वेश्चन भी आए हैं। चलो दैट्स इट।
यहाँ पे हमारे पास टोटल 44 क्वेश्चंस होने वाले हैं होमोनिम्स के। आज हमने फर्स्ट हाफ कंप्लीट किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे और होमोनिम्स के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और बाकी इस पूरी सीरीज़ के लिए जिसमें हम एसएससी सीजीएल के सारे पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज करने वाले हैं और शिफ्ट वाइज भी कर रहे हैं, उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर आपको यूज़फुल लगी तो। थैंक यू सो मच।